येस डी स्टूडेंट, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। आप सभी लोग इस क्लास के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आपको पता है कि आज क्या होने वाला है ना। इमेजिनेशन और जो सीरियस स्टूडेंट हैं मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, अगर उन्होंने इस बुक के पोएम को पढ़ा होगा तो उनको पता चल गया होगा कि आज का सेशन आखिर क्या शाय शाय रहने वाला है, या मैम जो है यानी कि इट्स मी, क्या मैं साय साय होके पढ़ाने वाली हूँ। सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, लेकिन पहले हम देखेंगे कि आज का जो सेशन रहने वाला है एंड्रयू मार्वेल जी का लिखा हुआ, जिसको हम कहेंगे टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, यानी कि उनकी एक प्रेमिका थी, उनकी एक लवर थी, है ना, जो बहुत ज़्यादा क्वाय थी, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मीली थी, बहुत ज़्यादा साई थी, है ना। शाय शाय का नाम सुना ही होगा। तो आज का जो कन्वर्सेशन करेंगे हम वो है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, यानी एंड्रयू मार्वेल जी का लिखा हुआ ये पोएम है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर बच्चे हम बात करें इसको लेकर के, तो हम देखेंगे कि इसमें यूनिट 2 में यानी कि पेपर 1 जो हमारा चल रहा है बच्चों, पेपर 1, अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में हम देखें कि हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है ओवरऑल, है ना। ओवरऑल हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 का भी हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 का हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जिनमें हमने पढ़ा था जॉन मिल्टन को, है ना, जॉन मिल्टन को पढ़ा था और जॉन डन को पढ़ा था। जॉन मिल्टन एंड जॉन डन। तो ये सारे क्लास आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है मास्टर ऑफ आर्ट के लिए, तो पहले आप प्रीवियस क्लास को जाकर देखेंगे और अपना रिव्यू हमको ज़रूर बताएंगे कमेंट सेशन में कि कैसा लग गया पिछला क्लास आपको। तो बच्चों ये बात तो हो गई पिछले क्लास की। अब हमारा जो आज का है वो है यूनिट 2 का तीसरा टॉपिक। यूनिट 2 का तीसरा टॉपिक है, पेपर 1 के लिए तीसरा टॉपिक है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखा हुआ। अब इस हम क्वायनिस को तो बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ें आती हैं बच्चों की, आखिर हर पोएट जो है, हर राइटर क्यों हमेशा पोएम को ही पसंद करता है, ऐसा क्या रीज़न है। ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात होती है कि जिसमें हमेशा राइटर पोएम को ही पसंद करता है, पोएम लिखना ही पसंद करता है, उसके बारे में समरी बताना ही पसंद करता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपको ये थोड़ी चीज़ें मतलब जानने के लिए मिलेंगी इस क्लास में, और थोड़ी सी बातें हम और करेंगे कि ये फिगर जो दिख रहा है, इस फिगर को देख के आपको पता चल गया होगा कि आखिर आज किस टॉपिक पे हम लोग कन्वर्सेशन, यानी कि किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मेरी हंसी से आपको पता भी चल गई होगी कि मैं खुद भी इस फिगर को देख करके थोड़ा सा शाई शाई हो रही हूँ, है ना। लेकिन हम अपनी शाई शाई को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और अब हम चलते हैं एंड्रयू मार्वेल जी की बायोग्राफी पे। ओके, ये जो फिगर दिख रहा है आपको कितना बढ़िया दिख रहा है ना, और आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि ऐसे फिगर किसके हो सकते हैं। ओके, इतने तो समझदार आप लोग हैं ही। अब हम अगर देखेंगे टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस को, जो एंड्रयू मार्वेल जी ने लिखा था, है ना, और अब अगर इसमें हम देखें कि एंड्रयू मार्वेल जी जो हैं वो किस तरह दिखते हैं, तो इनको भी देख लीजिए। ये भी किसी लवर से कम नहीं दिख रहे हैं, है ना किसी लवर से ये खुद भी कम नहीं दिख रहे हैं, एकदम मजनू की तरह दिख रहे हैं। तो ये तो बात हो गई। अब चलते हैं हम एंड्रयू मार्वेल के बॉर्न पे, यानी कि इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, इनकी एजुकेशन लाइफ क्या थी, आखिर इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें की, तो उसको हम जानेंगे। उसके बाद हम इनके पोएम पे चलेंगे आफ्टर ऑल। तो देखते हैं कि एंड्रयू मार्वेल वाज बोर्न ऑन 31 मार्च 1621, ये आपके लिए पॉइंट है, इन वाइन स्ट्रीट यॉर्कशायर ऑफ द इंग्लैंड, यानी कि एंड्रयू मार्वेल का अगर हम जन्म कहें तो 1621 में हुआ था। वो जगह कौन सी थी बच्चों, वो जगह थी इंग्लैंड। इंग्लैंड की कौन सी जगह थी, वो यॉर्कशायर के विन स्टेट में हुआ था। कौन सा जगह था बच्चों, यॉर्कशायर के विन स्टेट में हुआ था, है ना, विन स्टेट में हुआ था। अगर हम इनके फादर की बात करें बच्चों, तो देखेंगे फादर भी कैसे थे। हिज फादर वाज अ क्लेग्रिम ऑन द लेक्चरर, यानी कि उनके पिता जो थे वो क्या थे, एक पादरी थे, यानी कि धार्मिक गुरु थे, और एक टीचर्स भी थे। क्या थे, लेक्चरर यानी कि एक वक्ता भी कह सकते हैं, एक टीचर भी थे। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि उनका जन्म जो था वो 31 मार्च 1621 को हुआ था, और इनके फादर क्या थे, एक पादरी यानी कि धर्मगुरु थे, और एक लेक्चरर भी थे। आगे बच्चों इसी क्रम में हम देखेंगे तो हमें और नॉलेज में क्या मिलेगा एंड्रयू मार्वेल के। मार्वेल स्टडीड एज
ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज एट द एज ऑफ 13। यानी कि जब ये 13 वर्ष की उम्र में थे तो इन्होंने क्या किया था मॉर्वेल जी ने कि 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज एक था जो जिसमें इन्होंने क्या किया था, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था, अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया था। तो अगर इनके हम एजुकेशन की बात करेंगे तो हम क्या बताएंगे कि 13 साल की उम्र में इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज यानी कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई को क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था बच्चों। ही बिकम प्रोफिशिएंट इन मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग लैटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच। यानी कि ये जो थे मॉर्वेल जी वो लैटिन भाषा को, ग्रीक भाषा को और ग्रीक भाषा के सहित यानी कि फ्रेंच भाषा को क्या करते थे, पढ़ते थे। और जिस कारण से ये क्या हो गए थे, तीनों भाषाओं में यानी कि लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच, इन तीनों भाषाओं में ये क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा निपुण हो गए थे। तीनों भाषाओं में ये बहुत ज़्यादा निपुण हो गए थे बच्चों। तो अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है कि इन्होंने मतलब कितने अच्छे थे ये कि इनको लैटिन भाषा भी आती थी, ग्रीक भाषा भी आती थी और फ्रेंच भाषा भी आती थी। बहुत सारी भाषाओं की इनके पास नॉलेज थी। अब हम देखते हैं कि मॉर्वेल का और कार्य क्या था, कैसा कार्य था इनका। मॉर्वेल वर्कड एज अ ट्यूटर फॉर नॉवेल फैमिलीज इंक्लूडिंग फॉर द डॉटर ऑफ जनरल लॉर्ड फेयरफॉक्स। यानी कि मॉर्वेल की अगर हम बात करें तो मॉर्वेल ने कई उच्च वर्गीय परिवारों में शिक्षक के रूप में काम किया था और जिसमें इन्होंने क्या किया था, जिसमें जनरल लॉर्ड फेयरफैक्स की बेटी भी शामिल थी। ये क्या करते थे कि कई बड़े बड़े घरों में जाते थे और एक शिक्षक के रूप में शिक्षा देते थे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि जो जनरल लॉर्ड फेयरफैक्स थे उनकी बेटी भी इनसे क्या करती थी, एजुकेशन लेती थी, इनसे शिक्षा ग्रहण करती थी। यस बच्चों, तो कभी कभी मतलब आता ही है, जब क्वेश्चन आप अभी आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें पूछ लेता है। He also served as the assistant to John Milton, the great epic poet। यानी कि इन्होंने महाकाव्य जॉन मिल्टन के सहायक के रूप में कार्य किया था। जब जॉन मिल्टन का आपने यूनिट 2 में पढ़ा था, इसके पहले वाला टॉपिक अगर नहीं देखे हैं तो मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि आप जाके पिछला क्लास देखेंगे। और जब ये अपना कार्य यानी कि अपना पोएम शुरू किए थे बच्चों, तो पोएम शुरू करने में इनका जो मतलब सहयोग करते थे वो कौन थे, जॉन मिल्टन जी थे, है ना। उनके सहयोग में ही इन्होंने अपने कार्य को क्या किया था, पूर्ण किया था। अगर हम पॉइंट 7 की बात करें तो देखेंगे मॉर्वेल इंटर्ड द पॉलिटिक्स एंड सर्व एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर हल फ्रॉम 1659 यूनिट द डेथ। यानी कि जो मॉर्वेल की राजनीति थी वो क्या हुई थी, राजनीति में भी ये थोड़े से सक्रिय हो गए थे। पहले खुद पढ़े, कई लैंग्वेज का जानकारी लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ बड़े घरों में कोचिंग वगैरह पढ़ाने लगे। कोचिंग पढ़ाने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो एक बहुत बड़े घर की बेटी थी उसको भी एजुकेशन दिया। और एजुकेशन देने के बाद जब ये थोड़े और बड़े हुए तो पता चला कि ये राजनीति में थोड़े से सक्रिय हो गए। और वो सन कौन सा था, वो सन था 1659। 1659 को आप नहीं भूलेंगे बच्चों, ये सन आपका था 1659। ओके, और थोड़ा सा इसमें हम जानने की बात करेंगे कि जब ये राजनीति में सक्रिय हुए तो वो सन था 1659। और मतलब उस सन से लेकर के ये राजनीति में तब तक रहे जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई, यानी कि 1659 से लेकर के डेथ है ना, टू डेथ, ये राजनीति में पॉलिटिक्स में तब तक रहे 1659 से लेकर के जब तक इनकी मृत्यु आफ्टर ऑल नहीं हो गई थी, तब तक ये राजनीति में सक्रिय रहे। ओके, आप देखेंगे कि हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स मेटाफिजिकल, है ना। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स मेटाफिजिकल, पॉलिटिकल एंड द स्ट्रक्चरल थीम्स। इनकी कविताएं जो होती थी वो किस तरह से होती थी, मेटाफिजिकल होती थी, पॉलिटिकल होती थी यानी कि दार्शनिक होती थी और राजनैतिक होती थी। इसमें कुछ थीम ऐसे हैं जो व्यंग्यात्मक यानी कि टोंट टाइप के थे, वो भी क्या करते थे, इनके इस कविताओं में झलकते थे। क्या करते थे, इनके इस कविताओं में झलकते थे। His famous poem to his choir mistress is a metaphysical poem that blends love and time। यानी कि इनकी जो प्रसिद्ध एक कविता थी जिसका नाम है टू हिज choir mistress, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था बच्चों, है ना, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। और अब हम क्या कहेंगे कि इनका बहुत ज़्यादा जो फेमस
पोएम हुआ करता था वो टू हिज क्वायरनेस था, है ना। दार्शनिक प्रेम कविता है जिसमें प्रेम और समय को क्या किया गया था, मिक्स किया गया था, यानी कि मिश्रण किया गया था। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि इनका जो डेथ हुआ था। कभी कभी ऐसा आता है, बच्चों पूछ लेता है कि आखिर जब एंड्रयू मॉर्वेल जी जो थे उनकी डेथ आखिर किस रीज़न से हुआ था, किस कारण से हुआ था। तो हम देखेंगे कि इनकी डेथ जो हुई थी बच्चों, उनकी डेथ हुई थी आफ्टर ऑल बुखार के कारण कह सकते थे कि उनकी जो डेथ हुई थी, पहले इनको फीवर स्टार्ट हुआ, फिर फीवर क्या हुआ कुछ ज़्यादा हद तक पहुंच गया जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी। तो मॉर्वेल डाइड ऑन 16 अगस्त 1678, है ना, पॉसिबली ड्यू टू फीवर। किसके कारण हुई मॉर्वेल की मृत्यु जो हुई वो 16 अगस्त 1678 को हुआ, लेकिन संभवतः किस कारण से हुआ था, बुखार के कारण हुआ था। ओके बच्चों, अब हम पोएम को देखेंगे। जो पोएम है हमारा टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, जिसको लिखा था एंड्रयू मॉर्वेल जी ने, ये किस टाइप का है तो आपको पता है, मेटाफिजिकल है ना, लव पोएम है ये। और अगर इसके टोन की बात करें तो क्या है, ये प्लेफन है, विटी है। और अब देखेंगे हम प्लेविटी और क्या होता है, फिलोसफिकल क्या होता है। फिलोसफिकल में हम देखेंगे कि प्लेफुल, विटी, फिलोसफिकल, ये तो इनके टोन्स हैं। क्या हैं बच्चों, ये टोन्स हैं, इनके टोन्स हैं। लेकिन अब टोन्स में चलेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, स्टैंजा 1, स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 3। और उसी स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3 के माध्यम से हम थोड़ी सी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो स्टैंजा 1 इनका जो था वो क्या था, स्टेंजा 1 की बात अगर हम करें तो देखेंगे कि इफ़ वी हैड द वर्ड एनफ एंड द टाइम द क्वाइनस लेडी वेयर नो क्राइम, यानी कि एंड्रयू मॉर्वेल जी कह रहे हैं कि ही वी बट वर्ड एनफ टाइम द क्वाइनस लेडी वी आर नो क्राइम, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारा समय होता और दुनिया होती तो तुम्हारा यह संकोच यानी कि साइनस कोई अपराध नहीं होता। ये अपने प्रेमिका से कहते हैं एंड्रयू मॉर्वेल जी। एंड्रयू मॉर्वेल जी कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि अगर हमारे पास यानी कि हजारों वर्ष होते तो मैं 2 वर्ष क्या करता, तुम्हारी तारीफ में, है ना, तुम्हारी तारीफ ही करता। तुम्हारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, बॉडी पार्ट कह सकते हैं, है ना, बॉडी पार्ट को हम इतने ज़्यादा से इसका क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, जो भी आप अपने वर्ड में कह सकते हैं, उसका मैं क्या करता, उसका मैं तारीफ करता है, क्या करता, तारीफ करता है ना। तो ये तो अपने मतलब प्रेमिका से कह ही रहे थे, जिसके कारण से वो थोड़ा सा साइनस हो गई थी, थोड़ी सी शर्मा गई थी बच्चों, है ना। और आपको भी पढ़ते हुए थोड़ा सा साई साई होना ही चाहिए। फिर थोड़ी इसी में आगे बातें बढ़ाते और कहते हैं वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे अ वॉक एंड पास और लॉन्ग लव्स डे। हम आराम से बैठकर सोचते कि हमें किस रास्ते पर चलना है और अपने प्रेम के लंबे दिन बिताते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बच्चों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1000 वर्ष तक कोई जीवित नहीं रहता। और आपने ऐसा सुना भी होगा कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, है ना, ये सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि जीने के 4 दिन हैं, बाकी बेकार दिन हैं। और इसी 4 दिन में मतलब अपनी मिस्ट्रेस को इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि बहुत ज़्यादा ऐसा अपनी बातों में उलझाते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। किस लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, यही वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस पोएम में जो लिखा है मैं उसको यहाँ पे शायद नहीं बोल सकती एज अ फीमेल टीचर, है ना। तो इनका अट्रैक्शन रहता है अपने वाइफ नहीं कह सकते, अपनी लवर के लिए, और ये उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं। ओके, फिर चलते हैं थोड़े आगे। फिर इस समरी में देखेंगे हम तो बाई द इंडियन गैंग्स ऑफ द सॉलेस रोबस फाइंड आई बाइट द राइड, यानी कि तुम भारत में गंगा नदी के किनारे लाल मूल्यवान पत्थर ढूंढती, कह रहे हैं अपनी प्रेमिका से कि अगर ऐसा होता तो तुम क्या करती, भारत में गंगा नदी के किनारे जाकर लाल एक मूल्यवान पत्थर होता है, आप सभी लोगों ने जाना होगा और समझा भी होगा कि लाल मूल्यवान पत्थर मैं किसको कह रही हूँ, किसकी तरफ इंडिकेट कर रही हूँ, उसको ढूंढती। और मैं क्या करता है, मैं टाइड यानी कि समुद्री लहरों के पास जाकर ब्रिटेन में रहता, वहाँ पे मज़े करता। ओके, और देखेंगे हम आगे तो देखेंगे कि आप
humber would complain I would love to years before the flood, यानी कि मैं तुमसे प्रेम की शिकायत करता हूँ उस महाप्रलय से 10 साल पहले तक। अपनी मिस्ट्रेस से किस तरह से वो मतलब इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि यदि अगर ऐसा होता है ना, एक हम्बर वुड कंप्लेन्स होता है, यानी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शिकायत करता। कब तक करता? उस महाप्रलय से 10 साल पहले। कौन से महाप्रलय की बात हो रही है बच्चों? तो यहाँ पे महाप्रलय यानी कि यहाँ पे फ्लूड बाइबल के नूह की प्रलय की बात हो रही है। नूह के प्रलय की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नूह के प्रलय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नूह के प्रलय की बात हो रही है। अब आगे चलेंगे और देखेंगे, आगे चलेंगे तो देखेंगे एंड यू शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज। ज्यूज क्या होती है? वहाँ की जनता होती है। ज्यूज मीन्स क्या होता है? जनता होती है ना। ज्यूज कॉल मीन्स जनता। और ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी बच्चों? इज़राइल की कहानी है। आपको पता है कि विदेशी जो होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये इज़राइल की कहानी चल रही है और इज़राइल में यही सारी बातें बताई गई हैं इस पोएम के अकॉर्डिंग। एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज। यहाँ की जो जनता है वो भी इसी एंड्रयू मॉर्वेल के फेवर में रहती है और वो भी वो सारे लोग भी यही सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एट एवरी प्रूफ द इंस्टेंट फायर इज, यानी कि जब तक तेरी आत्मा भी तेरे रोम रोम से प्रेम की आग से बाहर निकल रही है ना। कह रहे हैं कि एंड यू द शुड इफ यू प्लीज रिफ्यूज टिल द कन्वर्जन ऑफ ज्यूज एंड एवरी प्रूफ विद द इंस्टेंट फायर्स, यानी कि और जब तेरी आत्मा भी तेरे रोम रोम से प्रेम की आग से बाहर निकल रही है। ऐसा वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? आखिर इंसान अट्रैक्ट क्यों करता है ये तो आप समझ सकते ही हैं ना, कि एक प्रेमी प्रेमिका को क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किस वजह से करता है। अब स्टैंजा 2 इनका जो था वो हम देख लेंगे। बट एट ए मैनी वे बैक आई ऑलवेज हियर, लेकिन तुम्हें मुझसे अपनी पीठ के पीछे। अब पीठ के पीछे कौन सी बात हो रही है उसको भी थोड़ा सा जानेंगे। ये डैश 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 इसीलिए लगा है कि इसके नीचे की कहानी कुछ इस तरह से है जो इसमें देखेंगे। बट एट मेनी बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हेयरिंग नियर, यानी कि लेकिन मैं हमेशा अपनी पीठ के पीछे समय की पंखों वाली रथ को तेजी से आते हुए सुनता हूँ जब तुम मेरे सामने रहते हो। किस तरह से ये एंड्रयू मॉर्वेल देखो अपनी प्रेमिका को कन्विंस कर रहे हैं कि जब तुम मेरे सामने आती हो तो कुछ ऐसा मुझे प्रतीत होता है, मैं कुछ ऐसा फील करता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब मैं हमेशा अपनी पीठ के पीछे से समय की पंखों वाली रथ को तेजी से अपनी तरफ आते हुए सुनता हूँ तो क्या होता है? होता यूं है बच्चे कि एंड यंगर ऑल बिफोर एज लाई डिजर्ट ऑफ वॉस इंटर्निटी, यानी कि वो हमारे सामने क्या होते हैं? फैले हुए मिलते हैं अनंत काल के रेगिस्तान की तरह, यानी जैसे मृत्यु होती है और मृत्यु क्या होती है? शून्यता होती है। ये सबको पता है कि मृत्यु जो है वो सच है, मृत्यु कभी टाला नहीं जा सकता। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और यही सारी बातें कह कह के वो अपनी मिस्ट्रेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि ये जीवन 4 दिन का है, यहाँ पे कोई जीवन भर यानी कि 100 साल तक, 1000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता है। ये सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि आप इतनी सुंदर हैं, इतनी ज़्यादा सुंदर हैं, इस तरह से कन्विंस करते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है। और थोड़ी थोड़ी बातें बीच में ये भी बताते रहते हैं बच्चों एंड्रयू मॉर्वेल जी की ऐसा मैं नहीं कहूँगा आपसे कि आपसे सुंदर पहले कोई नहीं रहा होगा या आपसे सुंदर इसके बाद कोई नहीं होगा, लेकिन इस समय जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे आपसे सुंदर ना पहले कोई लगता था ना आपसे सुंदर बाद में कोई लगेगा। इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं। दिस ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड नॉर द मार्बल वैलेट शैल साउंड, यानी कि तेरा जो सौंदर्य है वो अब नहीं मिलेगा। इस तरह से कह रहे हैं कि तेरा जो सौंदर्य है वो अब नहीं मिलेगा और ना ही तेरा कब्र। कब्र के संगमरमर से क्या है? आवाज़ निकलेगी। जब तुम मर जाओगी यानी कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अपनी मिस्ट्रेस को इस तरह से बता रहे हैं। तो क्या होगा कि तुम्हारा सौंदर्य तो मिलेगा नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब राख हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, है ना। और जब कब्र के पास जाएंगे तो कब्र के संगमरमर से आवाज़ नहीं निकलेगी। ये बात
माई कॉनिंग, है ना, माई कॉनिंग सॉन्ग देन वॉर्म सेल ट्राई दैट लॉन्गर प्रिजर्व्स वर्जिनिटी। और फिर उस टाइम क्या होगा कि मेरे जो प्रेम के गीत होंगे वो भी नहीं गूंजेंगे, यानी कि मैं आज जो तुमसे कह रहा हूँ वो कल नहीं कह पाऊँगा, और जो सुंदरता आज है, जो तुम्हारी ब्यूटी आज है, उसमें कल क्या होंगे, कल कीड़े लग जाएंगे, कीड़े तुम्हें खा रहे होंगे जब तुम कब्र के अंदर रहोगी तब। ऐसी बातें बता रहे हैं। एंड योर क्वांटिटी हॉनर टर्न टू द डस्ट एंड इन टू एज सेल एज माई लस्ट, यानी तुम्हारी पवित्रता जो है वो, जितना तुम शाई हो रही है, जितना तुम क्वाइनेस हो रही हो, ये सब क्या हो जाएगा, सब एक दिन धूल में मिल जाएगा, धूल में बदल जाएगा, और मेरी कामना जो है वो राख बन के रह जाएगी। किस तरह रह जाएगी, मेरी जो कामना है बच्चों वो राख बन के रह जाएगी, है ना। ये एंड्रयू मार्वेल जी कहते हैं। अब स्टैंजा 3 की अगर हम बात करें बच्चों, तो स्टैंजा 3 में देखेंगे हम कि इनका और क्या कहना है। नाउ देयर फॉर वाइट द यूथफुल ह्यू, यानी कि इसलिए अब तुम जब तुम्हारी ये जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, ये आगे रहेगी कि नहीं रहेगी उसके बारे में बात बता रहे हैं। Now therefore while the youthful have the still on the skin like morning dew, इसीलिए अभी जब तुम सुंदर हो, तुम्हारी जो स्किन इतनी सुंदर है, इतनी सॉफ्ट है, ये सारा मतलब अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। वो क्या है, जब मैं सुबह तुम्हें देखता हूँ या ओस की किरणें तुम्हारे इस जिस्म पे पड़ती हैं तो एक अलग ही उसमें शाइनिंग होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला सा लगने लगता है। ये सारी बातें वो अपने मिस्ट्रेस को बता रहे हैं। Now let us the support of the while we may and now like amongst birds of prey, यानी कि आओ जब तक का समय है हम प्रेम का आनंद लें, जैसे प्रेमी पक्षी अपने शिकार पर झपटते हैं। किस तरह से बता रहे हैं कि मैं भी तुमसे उसी तरह से लव करना चाहता हूँ, उसी तरह से स्नेह करना चाहता हूँ, जिस तरीके से एक पक्षी होता है ना, पक्षी प्रेमी, यानी कि प्रेमी जो पक्षी होता है वो क्या करता है, अपने शिकार पे झपट्टा मारता है, उसी तरीके से मुझे भी तुमसे स्नेह है, यानी कि मैं भी आई विल डू ऐसा करना चाहूँगा। ठीक है, ये एंड्रयू मार्वेल जी बताते हैं। रेदर एट वंस ऑफ आवर टाइम जब देन द लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ट पावर, यानी कि हमें समय को एक ही बार में खा जाना चाहिए, ना कि उसके धीरे धीरे खाने में मरते रहना चाहिए। बता रहे हैं कि जीवन ऐसा मिला है, उसको हमें सदुपयोग करना चाहिए, रोमांस में डूबे रहना चाहिए, ना कि हमें एक एक मिनट के लिए तरसना चाहिए या एक एक मिनट के लिए परेशान रहना चाहिए, ऐसा एंड्रयू मार्वेल जी कह रहे हैं। और ये सारी बातें सुन करके उनकी मिस्ट्रेस कोई जवाब नहीं देती हैं, बस थोड़ा सा साई साई रहती हैं, है ना। और इसीलिए इसको कहा गया है टू हिज क्वायरनेस मिस्ट्रेस, क्वायर मिस्ट्रेस। ओके, लेट अस रोल आउट द स्ट्रेंथ एंड ऑल स्वीटनेस ऑफ इनटू द बॉल, यानी कि आओ अपनी सारी ताकत और मिठास को एक प्रेम के गोले में समेट लें, ऐसा बता रहे हैं ये। एंड टीयर ऑफ प्लीजर विथ रफ स्टेयर थ्रो द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, यानी कि अपने सुखों को जीवन के लोहे के दरवाजों से ज़बरदस्ती छीन लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी अंदर काम वासना आ रही है तो ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि हमें मतलब जीवन में क्या करना चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए उसको तुरंत हासिल कर लेना चाहिए, समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ ना मिले उसे ज़बरदस्ती छीन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। दस दो वे द कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल एट यू वी विल मेक हिम रन, भले ही हम सूरज को रोक नहीं सकते लेकिन हम उसे पीछे छोड़ दौड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं कि हमें अपनी काम वासना को इतना आगे करना चाहिए कि सूरज भी क्या है रुक जाए, हमारे पीछे आ जाए, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब ठीक है, ये इज़राइल की बात है तो वहीं तक सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे, है ना। आज की क्लास कैसी लगी बच्चों ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद हमारा जो क्लास मिलेगा जिसको हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 के अंदर, वो है जॉन ड्राइडेन के बारे में। अब जॉन ड्राइडेन की अगर हम बात करें बच्चों तो जॉन ड्राइडेन भी कुछ ऐसा ही शमरी रहने वाला है, जॉन ड्राइडेन, है ना। जॉन ड्राइडेन अगला यूनिट हम पढ़ेंगे यूनिट 3
जिसमें हम पढ़ेंगे जॉन ड्रैडिंग। इसमें कुछ 2 बच्चे रहते हैं, है ना। 2 हम सन की बात करेंगे, लेकिन किस तरह के सन रहते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पे, और ऐसे ही क्लास देखने के लिए फॉलो वगैरह तो मैं नहीं कर सकती, आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और एक बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ मिलेंगे। और अगर आपको पीवाईक्यू वगैरह चाहिए तो कम से कम कमेंट सेशन में लिखा करिए कि मैम किस टॉपिक पे, कौन से यूनिट के लिए, है ना, हमें पीवाईक्यू चाहिए या और अदरवाइज कौन सा लेक्चर चाहिए, ये सब बताते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए।